अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सरसों की बढ़वार को प्रभावित करने वाले रोगों का नियंत्रण, धनिया की खेती से किसान ने कमाई अच्छी आय, आम के बाग में लगने वाले विभिन्न कीट और उनका नियंत्रण, हरियाणा में सरसों की खेती व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है और जिन किसानों ने सरसों की फसल लगा रखी है उनकी फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, आप सरसों की फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर केसी नागर। किसान भाइयों, सरसों में लगने वाले कीड़ों की मुख्य रूप से बात करें तो माहू या जिसको अपन एफिड कहते हैं या चेपा कहते हैं, उसका आक्रमण इसमें सबसे ज़्यादा होता है। जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल समय पे बो दी है तो उसमें तो माहू का आक्रमण वैसे कम लगता है। फिर भी जिस तरह से तापमान में अनियमितता हो रही है, वातावरण में अनियमितता हो रही है, उससे फिर किसान भाइयों को सजग रहने की आवश्यकता है। और जिन किसान भाइयों ने 15 अक्टूबर बाद सरसों को बोया है उसमें निश्चित तौर पे मोइले का आक्रमण शुरू हो जाएगा और इसका आक्रमण किसान भाइयों दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेके मार्च तक इसका आक्रमण रहता है। किसान भाइयों, माहू या चेपा जो जिसको कहते हैं, इसकी वयस्क और निम्फ दोनों अवस्था, निम्फ जिसको शिशु कहते हैं, दोनों ही अवस्थाएं हानिकारक है, जो कि पत्तियों से रस चूसती है, पौधों के कोमलांगों से रस चूसती है और साथ ही ये जब रस चूसती है तो उसमें आप देखेंगे कि एक मधु स्राव भी स्रावित करती है, जिससे कि फफूंद का आक्रमण शुरू हो जाता है। और इसके पौधे की वानस्पतिक अवस्था पे है, फलियाँ लगने पे है, फूल लगने पर इस माहू का आक्रमण होता है और इसके आक्रमण से आप देखेंगे कि या तो फूल बनेंगे नहीं, अगर फूल बन जाएंगे तो उसमें फलियाँ बहुत कम लगेगी और फलियाँ कम लगेगी भी सही तो उसमें दाने की मात्रा बहुत कम होगी, दानों में तेल की मात्रा कम होगी और दाने बिल्कुल छोटे या फलियाँ में चिपचिपी या इस तरह हो जाएगी। और इसमें माहू जो है किसान भाइयों, ये दो तरह का होता है, एक तो पंख वाला और एक बिना पंख वाला। जो पंख वाला होता है वो उड़ता है और अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है और जो बिना पंख वाले होते हैं, जो कि हरे चमकीले पीले रंग के या भूरे रंग के जो माहू होते हैं, फसलों से के कोमलांगों से चिपके रहते हैं और उनसे लगातार वो रस चूसते रहते हैं। जो पंख वाले होते हैं वे जैसे ही वातावरण में तापमान बढ़ता है ये उड़ के विभिन्न बीमारियों का संचारण करते हैं, मतलब एक वेक्टर का कार्य करते हैं। और मुख्य रूप से किसान भाइयों, इसमें जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण इसमें पार्थिनोजेनेसिस है या अनिषेचक फलन भी कहते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, जो इसकी मादा होती है वो बिना प्रजनन के ही शिशुओं को जन्म दे देती है और जैसे ही तापमान बढ़ता है ये जो पंख वाले कीड़े उड़कर गर्म स्थानों पर चले जाते हैं और इसके माहू के आक्रमण के लिए सबसे अनुकूल तापमान 8 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए अनुकूल रहता है। और वातावरण में आर्द्रता अगर 70 से 80% आर्द्रता रहती है तो वो माहू के लिए अनुकूल रहती है। इसीलिए आप देखोगे किसान भाइयों की जनवरी से लेकर मार्च तक इस कीट का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। एक मादा कम से कम
8 से 25 तक नीम को या बच्चों को पैदा करती है और इसका जीवन काल लगभग 9 से 12 दिन तक होता है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आक्रमण करता रहता है। इसके नियंत्रण की, अगर माहू के नियंत्रण की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें रसायन का प्रयोग तभी करें जबकि इसका संख्या आर्थिक हानि स्तर से ज़्यादा हो जाए। इससे पहले आप ये जरूर ध्यान रखें कि जैसे ही माहू का आक्रमण हो गया है तो उस वक्त ग्रसित भाग को आप उखाड़ लें और उसको जला देवें और या गाड़ देवें या नष्ट कर देवें। दूसरा ये है कि किसान भाइयों, इसमें खाद और उर्वरक की बिल्कुल संतुलित मात्रा का आप इसका प्रयोग करें। होती कोशिश इसको हमेशा समय पर बो लेना चाहिए, मतलब 15 अक्टूबर से इसको पहले अपने को बो लेना चाहिए। धनिया की फसल लगाकर ज्यादातर किसान काफी लाभ कमा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान भगवान सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 1 महीना पहले धनिया की पत्तियों के लिए बुआई की थी। आज वो धनिया को मार्केट में बेच रहे हैं। तो इन्होंने अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को किया है, आइए जानते हैं उन्हीं से। सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। हर एक प्रकार की सब्जी का उत्पादन किसान बड़े आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। इसमें टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, फराशबीन, लोबिया आदि का समावेश है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पालक, धनिया, गोभी, लौकी, खीरा की खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाती है। इसी जिले के मराड़ी गांव के एक प्रगतिशील किसान हैं भगवान सिंह। उनके पास 4 बीघा जमीन है। इसमें से 1 बीघा में पत्ती के लिए धनिया, 1 एकड़ में टमाटर, खीरा और भिंडी है तथा पॉली हाउस में मिर्च भी है। 35 दिन पहले उन्होंने 1 बीघा जमीन में धनिया की बुआई की थी। मैंने ये हरा धनिया लगाया हुआ है। टमाटर की फसल निकालकर उन्होंने धनिया की बुआई की थी। किसान भाइयों, मैंने इस बिजाई करने से पहले खेत को तैयार किया, 2 बार जोताई की, उसके बाद केंचुआ खाद डाली, फिर जोताई की। देशी धनिया के 10 किलो बीज की उन्होंने बुआई की थी। ये लगभग 1 महीने के बाद इस कटाई के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ बारिश न हो तो इसमें सिंचाई, पानी द्वारा सिंचाई की जाती है। आवश्यकता अनुसार वो बोरवेल का पानी भी इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, मैं लगभग 1 हफ्ते के बाद सिंचाई करता रहता हूँ और लगभग 1 महीने के बाद ये काटने के लिए तैयार हो जाता है और 1 महीने के बाद से काट कर से बाजार भेज दिया जाता है। 5 या 6 बार कटाई की जाती है और इसे एक गठिया के रूप में बांध जाता है और इसे बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस धनिया पत्ती की वे 4 बार कटाई करने वाले हैं। किसान भाइयों, इसकी कटाई के बाद मैं सिंचाई करता हूँ। सिंचाई करने के बाद इसमें यूरिया खाद डाल देता हूँ ताकि इसकी ग्रोथ जल्दी दोबारा मैं से बाजार में इसकी बेच सकूँ। खाद डालने से दोबारा काटने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इसकी मैंने 1 बार कटाई कर चुका हूँ और लगभग इसकी 3 या 4 हज़ार का मैंने इसकी सेल की है और इसकी लगभग 5 या 6 बार कटाई की जाती है। पहली कटाई में उन्होंने 30,000 रुपए की धनिया पत्ती बेची। इसके लिए 5,000 रुपए का खर्च आया। 30 दिन में 25,000 रुपए का मुनाफा उनको हो गया है। किसान भाइयों, आप भी बाजार पर नजर रखते हुए सही फसल का चयन करें तो आपको भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है।
देखा आपने? इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं, उनके फल बागों में विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा होगा और ये कीट बाग से मिलने वाली उपज पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो आम के बाग से गुणवत्ता युक्त पैदावार लेने के लिए इन कीटों का नियंत्रण कैसे करना है, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। सारे बाग पालक अपने बागों में अच्छे से निराई गुड़ाई में लगे होंगे और वो बिल्कुल सही भी है। अपने बागों की अच्छे से निराई गुड़ाई साफ सफाई बहुत ही आवश्यक है हर पेड़ के लिए। हो सकता है कुछ आम पालकों के बागों में शाखा गांठ कीट की गांठें दिखाई दे रही हों। ये गांठें जो है एक बार अगर आ जाती हैं तो फिर आने वाली बढ़त जो है पेड़ की जो शाखाओं की वो रुक जाती है। जिन लोगों ने अगस्त सितंबर में अच्छे से छिड़काव कर लिया था उनके यहाँ पर ये समस्या नहीं आई होगी, लेकिन जिनके यहाँ पर लेट हो गए होंगे या सही तरीके से नहीं होंगे उनके यहाँ पर ये समस्या बहुत ज़्यादा विकटकारी हो सकती है। तो शाखा गांठ कीट के लिए क्या करना चाहिए? तो जिन पेड़ों में ये समस्या आ गई है उनके लिए हम यही बात कहेंगे कि अभी वो इस समय हल्की काट छांट कर दें अपने पेड़ों की। सूरज की रोशनी उनके बागों में अच्छे से जाएगी और दूसरा साथ में जो शाखा गांठ कीट है ये भी खत्म हो जाएगा, नई बढ़त आ जाएगी। और दूसरा आपके बाग में ज़मीन तक अच्छी धूप जाएगी और हवा भी अच्छे से रहेगी। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाला टाइम में फुदका कीट जो समस्या करता है वो इस समय भी है। अगर आप ध्यान दें तो वो इस समय पेड़ के तने की छाल पर बैठा रहता है। तो अगर आप कटाई छटाई करते हैं तो वो भी इस समय उड़ेगा और उसको भी खत्म हम इसी समय कर सकते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें और इस तरह की काट छाट कर सकते हैं। आगे आने वाले महीने में आपको कड़ी कीट की समस्या का समाधान करना पड़ सकता है। तो आपको करना यह है कि अगर जिन बागों में कड़ी कीट हो, कड़ी कीट की समस्या आजकल दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो जो लोग सही समय पर प्रबंधन कर लेते हैं उनके हाथ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब फिर फूल आने वाला होता है और फल आने वाला होता है तो कड़ी कीट ऊपर पहुँच चुका होता है पेड़ पर। आपको करना है कि 15 दिसंबर तक आप अपने पेड़ों के चारों तरफ पॉलीथीन की या प्लास्टिक की शीट बांध लें, ज़मीन से 1 फुट ऊपर। कई बार ज़मीन से नीचे जब जगह नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप ज़मीन के नीचे भी लगा सकते हैं। तो आपने ये क्या करना है, पहले साफ़ सफाई कर दी, थाले आपने अच्छे से साफ़ सफाई कर दिए। अब आपने प्लास्टिक की शीट ली, 25 सेंटीमीटर चौड़ी आपको शीट लेनी है और ये लगभग अगर 40 गज की हो, गौज की हो तो अच्छी है। जहाँ बांधने वाले हैं उस पेड़ के तने की सतह को चिकना कर लें, यानी जो छाल है उसे खुरच दें और उसके ऊपर ग्रीस लगा दें। ग्रीस लगा दें, कोई भी चिपचिपा पदार्थ आप लगा सकते हैं। ग्रीस सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब ठंड बननी शुरू होती है तो जो कड़ी कीट के बच्चे हैं वो ज़मीन के अंदर से निकलना शुरू होते हैं और फिर ये धीरे धीरे रेंगकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब ग्रीस लगी है, प्लास्टिक की शीट है तो ग्रीस में चिपक जाते हैं और ऊपर नहीं चढ़ पाते, तो ये नीचे ही नीचे रह जाएंगी। तो जब घास फूस नहीं उगेगी तो उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, वो अपने आप मर जाएंगे। और कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारे कड़ी कीट के बच्चे जो हैं वो आपके पेड़ के चारों तरफ गिरे मिलेंगे अगर आपने प्लास्टिक की शीट सही समय पर बांध रखी है। कई बार बाग पालक कहते हैं कि हमारे तो इतने सारे पेड़ हैं, हम सारे पेड़ों के ऊपर तो प्लास्टिक की शीट नहीं बांध सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी सही बात है कि प्लास्टिक की सारे पेड़ों पर जिनका बाग बड़ा है उसमें शायद बांधना मुश्किल होता होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो बॉर्डर वाले होते हैं, जो किनारे होते हैं, जो जहाँ पर सबसे आखिर पड़ जाता है, किनारों की लाइनों में कम से कम किनारों जो पूरे बाग को कवर कर रहे हैं लगभग 10-10 पेड़ छोड़कर आप प्लास्टिक की शीट बांधें तो भी काफ़ी लाभकारी रहेगा। इस समय कहीं कहीं पर तना विधक की समस्या भी आ रही है कि कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि पेड़ में छेद हो गया है, शाखाएं बिल्कुल सूख चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे कि पेड़ के पहले छेद देखेंगे और छेद अक्सर जो है तने के ज़मीन के आसपास ही होगा।
अगर उस छेद में नमी दिखाई दे रही है तो उसका मतलब है कि कीड़ा अंदर है। तो आपने क्या करना है, एक साइकिल की तिल्ली ले लीजिए, एक कीटनाशी ले लीजिए, डाइक्लोरोवॉस न्यूमॉन नाम से मार्केट में उपलब्ध है, नहीं है तो पेट्रोल है या मिट्टी का तेल है, कुछ भी ले लीजिए। एक छोटा रुई का फाहा लीजिए, मिट्टी के तेल में या फिर डाइक्लोरोवॉस में डिप कर दीजिए, हल्का सा धुआं कर दीजिए और उस रुई के फाहे को साइकिल की तिल्ली की सहायता से जितना अंदर तक आप डाल सकते हैं डाल दीजिए और उसके बाद में उसके ऊपर मिट्टी लगा दीजिए। ध्यान रखिए कि जितने भी सारे छेद हैं उसमें भी मिट्टी आपको लगानी है। अब क्या है कि धूमन से या कीटनाशी की गंध से वो कीड़ा अंदर ही अंदर दम घुट के मर जाता है। तो ये आप काम कर सकते हैं। हाँ, जो शाखाएं पूरी तरह सूख चुकी हैं उन्हें आपको काटना ही पड़ेगा। काटते समय ध्यान रखेंगे थोड़ा हरा भाग भी आप काटिएगा, ये ना हो कि सूखी शाखाएं आपने उतना हिस्सा काट दी, अब सूखे वाले में तो कीड़ा रहेगा नहीं, हरे वाले भाग में रहेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि काटते समय वो कीड़ा खत्म होना चाहिए, फिर आप इसको जलाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके आम में अच्छी से पैदावार होगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग के अनुसार किसान भाइयों को इस हफ्ते के लिए निम्न कृषि सलाह दी जाती है कि तोरिया की फसल 3 सप्ताह की होने पर घने पौधों को निकाल लें ताकि परस्पर दूरी कायम रहे। जहां सरसों, गोभी सरसों तथा राया की बिजाई किए 1 महीना हो गया हो तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटुरान रसायन की 60 ग्राम प्रति कनाल के हिसाब से 30 लीटर पानी में घोल छिड़काव करें। जहां गेहूं की अगेती बिजाई की हो और खरपतवार के पौधों में 2-3 पत्तियां आ गई हों तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटुरान नामक रसायन की 70 ग्राम मात्रा 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल छिड़काव करें। गेहूं की पछेती बुआई खत्म करें, नहीं तो पैदावार में कमी आ जाती है। असिंचित क्षेत्रों में बीज की मात्रा 20 से 25% अधिक डालें। पिछले माह बोई गई सभी फसलों की सिंचाई करें। दलहनी एवं तिलहनी फसलों में अगर खरपतवार नियंत्रण रसायनों का प्रयोग न किया गया हो तो इस समय इन फसलों में निराई गुड़ाई करें। पॉली हाउस में लगी टमाटर व शिमला मिर्च की फसल में पत्ता धब्बा रोग की रोकथाम के लिए टिल्ट नाम की दवाई का छिड़काव करें। पहले लगे टमाटर में 2 टहनियां रखकर बाकी की कटाई व छटाई करें। पहले से लगी शिमला मिर्च की पिंचिंग करें। आलू की बिजाई के सुधरी किस्मों जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी गिरिराज व कुफरी चंद्रमुखी इत्यादि का चयन करें। बिजाई के लिए स्वस्थ रोग रहित साबुत या कटे हुए कंद वजन लगभग 30 ग्राम तथा 2 से 3 आंखें प्रति आलू के टुकड़ों में हो, इनका प्रयोग करें। पशुओं को ठंड से बचाएं। पशुओं की जगह को सूखा रखें। पशुओं में खांसी के लिए निरीक्षण कराते रहें। जुओं और चिशडों से पशुओं को बचाने हेतु ब्यूटोकस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पशुशाला में छिड़कें। मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए मुर्गी घरों में नमी मत होने दें। मुर्गी घरों में डीप लीटर को दूसरे तीसरे दिन उलट दें ताकि बीमारी न फैले। ब्रायलर को लगातार फीड देते रहें। मुर्गियों को कैल्शियम के कंकड़ दें। मुर्गियों के दाना मिश्रण में ऊर्जा की मात्रा बढ़ा दें। मुर्गियों को इकोलाई व कोक्सीडिया बीमारियों से बचाएं। नींबू प्रजाति के पौधों में लीफ माइनर कीट तथा सीट्रस कैंकर रोग लगने की संभावना है। लीफ माइनर के उपचार हेतु मेटासिटॉक्स 10 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। कैंकर के बचाव के लिए स्टेप्टासाइक्लिन सल्फेट 500 ppm या एग्रोमाइसिन का छिड़काव करें। पौधे में कलम से नीचे से निकलने वाली कोपलों को नष्ट करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है।
देखा आपने? इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला बरवाले के कुलदीप सिंह ने। आप सेम की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कुलदीप सिंह जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। रबी के मौसम में सेम की सब्जी भी किसान भाई बहुत तादाद में लगाते हैं। किसान भाइयों, सेम की अच्छी पैदावार लेने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किसान भाइयों, आज आपको सेम में लगने वाले प्रमुख जो रोग हैं और कीट हैं उनके नियंत्रण के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, सेम की फसल में 2-3 प्रकार के कीट आते हैं। जैसे माहू आप जानते ही हैं, जिसको चैंपा के नाम से भी जाना जाता है। माहू यह सेम की फसल पर जब ठंड होती है, जब शीतलहर चलती है, तब इसका प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। माहू फूल पर और फूल के नीचे टहनियों पर चिपक जाता है और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे ही इसके माहू के लक्षण शुरुआत की अवस्था में दिखाई देने लगें, किसान भाइयों, आप इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट या मेलाथियान या ऑक्सीडेमोटान मिथाइल, इन तीनों में से कोई भी एक दवा ले लें। 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव कर देंगे तो सेम की अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। इसके अलावा एक कीट और आता है, फली छेदक कीट। फली छेदक कीट, यह कीट पत्तियों के अलावा फलियों में अंदर घुसकर उनके बीजों को और फली को खाना शुरू करता है, जिससे हमें उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है और इसकी जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है। अगर इस प्रकार का कीट सेम की फसल में दिखाई दे, आप कार्बोरिल जो एक दवा आती है, 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, सेम की फसल में एक जीवाणु जनित झुलसन रोग भी लगता है। यह रोग भी सेम की फसल को काफ़ी हानि पहुंचाता है। इसमें पत्तियों पर जल शक्ति युक्त छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। गहरे भूरे रंग के धब्बे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और बाद में ये फली पर भी दिखाई देने लगते हैं। फली में गलाव होना शुरू हो जाता है। फलियां लाल और थोड़ी सी पीली भूरे रंग की होने लगती हैं और जहां पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं वहां से उनमें सड़ान शुरू हो जाती है और वो सड़ जाती हैं, उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार के अगर लक्षण दिखाई दें तो किसान भाइयों, इसमें कोई भी कापर युक्त फंजीसाइड जैसे बिलीटॉक्स 50 नाम का एक फंजीसाइड या कवकनाशी बाजार में उपलब्ध है, या बोर्डो मिश्रण जो आप घर पर भी आसानी से आप बना सकते हैं। बोर्डो मिश्रण 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव 10-10 दिन के अंतर से करें, या बिलीटॉक्स 50 जो दवा है वह भी 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतर से छिड़काव करेंगे तो इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें एक
रोग और आता है जिसे एंथ्रेक्स नोज नामक रोग से भी जाना जाता है। फलियां भी जो है पीले और गहरे भूरे रंग की दिखाई देने लगती हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए कोई भी कापर युक्त फंजीसाइड या बोर्डो मिश्रण 1% बोर्डो मिश्रण 10-10 दिन के अंतर से 2-3 बार छिड़काव करेंगे। रोग जो है रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में लगी टमाटर और शिमला मिर्च की फसल का कीटों से बचाव। मुर्गियों में होने वाले विभिन्न रोगों के बचाव के लिए टीकाकरण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।